तो अभी तक हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़नी है और एरिया वेक्टर पढ़नी है। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट थ्योरम जिसका नाम है गॉस थ्योरम, या कभी कभी इसको गॉस लॉ भी बोलते हैं। गॉस लॉ भी बोलते हैं और गॉस थ्योरम भी बोलते हैं। ठीक है, गॉस लॉ और गॉस थ्योरम के लिए सबसे पहले एक क्लोज सरफेस होना चाहिए। ठीक है, एक क्लोज सरफेस होना चाहिए। इस क्लोज सरफेस का नाम होता है गॉसियन सरफेस। तो देयर इज ए क्लोज्ड सरफेस which is also known as Gaussian surface. ठीक है, and there should be some charges. तो मान लो कुछ चार्जेज हैं +Q1 -Q2 -Q3 +Q4। यहाँ पे 4 चार्जेज हैं। ठीक है, 4 में से 2 चार्ज इनसाइड है और 2 चार्ज आउटसाइड है। ठीक है, चारों चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और एरिया है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। इस सरफेस के थ्रू क्या होगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। एंड अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस क्लोज सरफेस इज गिवन बाय phi equal to Q inside upon epsilon naught। यहाँ phi क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। Q in लिखें, Q in का मतलब हुआ चार्जेज इनसाइड द क्लोज्ड सरफेस। तो चार्ज इनसाइड द क्लोज सरफेस का वैल्यू यहाँ पे क्या लेंगे? Q1 माइनस Q3 इस एग्जाम्पल। तो phi इज Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जिसको हम लोग चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं, phi को लिख सकते हैं सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इक्वल टू Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मतलब ये दोनों सेम ही स्टेटमेंट है। phi को तो हम ये भी लिख सकते हैं सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, phi इज Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट और सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यहाँ पे Q इनसाइड का मतलब चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस। अगर इसको प्रॉपर टाइप से देखा जाए तो राइट हैंड साइड में हम बोल सकते हैं 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स Q इनसाइड। बोल सकते हैं कि नहीं? 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स Q इनसाइड है। मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द चार्ज इनसाइड द क्लोज सरफेस। दिस इज नोन एज गॉस लॉ। या ऐसे भी बोल सकते हैं कि सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू ए क्लोज सरफेस इज 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द चार्ज इनसाइड द क्लोज्ड सरफेस। तो गॉस लॉ का स्टेटमेंट अब हम लोग लिख सकते हैं। तो गॉस लॉ का स्टेटमेंट होगा कि इट स्टेट्स दैट the electric flux through a closed surface is 1 upon epsilon naught times the charge inside the closed surface। इसके लिए एक ऑल्टरनेट डेफिनेशन भी दे सकते हैं। द सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, द सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस इज 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स the charge inside the closed surface, the charge inside the closed surface। ठीक है, इसके बाद नोट करके लिखिए। फर्स्ट पॉइंट ये है कि क्लोज सरफेस इज नोन एज गॉसियन सरफेस। ठीक है, नंबर 2, Q in का मतलब क्या है?
चार्ज इनसाइड द क्लोज सरफेस, ये गॉसियन सरफेस, तो चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस। ठीक। एक तीसरा इंपॉर्टेंट चीज है यहां पे ई डॉट डी एस में ई क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड किस चार्ज के कारण है? नो। राइट हैंड साइड में क्यू इनसाइड ले रहे हैं, लेकिन लेफ्ट साइड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दिस इज नॉट ड्यू टू चार्जेज इनसाइड द गॉसियन सरफेस, दिस इज ड्यू टू ऑल चार्जेज इनसाइड एज वेल एज आउटसाइड। ठीक है। तो यहाँ पे जो ई है इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज ड्यू टू all charges inside as well as outside the Gaussian surface। कोई जरूरी नहीं है कि सबका सब पॉइंट चार्ज हो, पॉइंट चार्ज भी हो सकता है, कंटिन्यूअस चार्ज भी हो सकता है। जैसे मान लो एक चार्ज है Q1, दूसरा चार्ज है Q2, तीसरा एक लाइन चार्ज है Q3, चौथा एक रिंग चार्ज है Q4। ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या किए, एक क्लोज सरफेस लिए। ठीक है, एक क्लोज्ड सरफेस ले लिए। ठीक है। गॉस लॉ का सबसे अच्छा बात यह है कि ये सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ये कंटिन्यूअस चार्ज के लिए भी एप्लीकेबल है। मतलब अगर रिंग चार्ज ले लें, कुछ पोर्शन अंदर है कुछ पोर्शन बाहर है, तो क्यू इनसाइड में हम लोग क्या कंसिडर करेंगे, जो अंदर वाला चार्ज है बस उसको। मतलब क्यू इनसाइड यहाँ पे क्या क्या होना चाहिए, Q1 प्लस Q2 प्लस Q4 का अंदर वाला पार्ट, पूरा Q4 नहीं, Q4 का अंदर वाला पार्ट, और प्लस Q3 का अंदर वाला पार्ट। ये क्या है, Q इनसाइड। ठीक है। तो गॉस लॉ में जो Q इनसाइड है बस अंदर वाला चार्ज है, बाहर वाला चार्ज नहीं है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ड्यू टू ऑल चार्जेस इनसाइड एंड आउटसाइड। अभी हम एक एग्जांपल दे रहे थे कि इलेक्ट्रिक डायपोल वाला। तो इलेक्ट्रिक डायपोल में हम बता रहे थे कि S1 के थ्रू फ्लक्स पॉजिटिव था, S2 के थ्रू फ्लक्स क्या था, नेगेटिव था, क्योंकि S1 के अंदर एक पॉजिटिव चार्ज था और S2 के अंदर क्या था, नेगेटिव चार्ज। तो गॉस लॉ का यूज करें तो हम देख सकते हैं कि अगर सरफेस के अंदर पॉजिटिव चार्ज हुआ तो फ्लक्स पॉजिटिव होगा, और सरफेस के अंदर नेगेटिव चार्ज हुआ तो फ्लक्स क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्योंकि यहाँ पे Q इनसाइड एक केस में पॉजिटिव आएगा, दूसरा केस में नेगेटिव आएगा, और अगर नेट चार्ज जीरो हो जाए तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। फाई इक्वल टू Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। Q इनसाइड का मतलब क्या होगा, चार्ज इनसाइड द क्लोज सरफेस। तो अगर बोला कि फ्लक्स थ्रू S1 बताओ, फ्लक्स थ्रू S1 बताओ, S1 के अंदर जो चार्ज है, इनसाइड में जो चार्ज है वो क्या है, प्लस Q, तो फ्लक्स थ्रू S1 क्या होगा, Q बाई एप्सिलॉन नॉट। फ्लक्स थ्रू S2 क्या होगा, माइनस Q बाई एप्सिलॉन नॉट। फ्लक्स थ्रू S3 क्या होगा, जीरो, जीरो बाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि Q इनसाइड क्या है उसका, जीरो है, और फ्लक्स थ्रू S4 क्या होगा, जीरो। तो यहाँ हम ये ऑब्जर्व किए कि जो फ्लक्स है, फ्लक्स कैलकुलेट करने वक्त फाई इक्वल टू अगर Q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट लिख रहे हैं, तो जो Q इनसाइड है वो बस जिस सरफेस में इंटरेस्टेड है उसके अंदर का चार्ज। देखिए, गॉस लॉ का जो एक्चुअल प्रूफ है उसके लिए हम लोगों के पास एक कॉन्सेप्ट होना चाहिए सॉलिड एंगल का। सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल पढ़ेंगे हम लोग कॉम्पिटिशन लेवल क्लास में। अभी हम लोग सिर्फ बोर्ड लेवल पढ़ रहे हैं, तो बोर्ड लेवल में एक सिंपल प्रूफ करेंगे फॉर ए पॉइंट चार्ज। ठीक है, हम लोग क्या लेंगे, एक सिंगल पॉइंट चार्ज लेंगे और उसके लिए गॉस लॉ प्रूफ कर देंगे। ऐसे गॉस लॉ अप्लीकेबल होता है कितना भी नंबर ऑफ चार्ज के लिए और किसी भी तरह का सरफेस के लिए। लेकिन हम लोग प्रूफ करने के लिए बदमाशी कर रहे हैं। पहला बदमाशी ये कर रहे हैं, एक सिंगल पॉइंट चार्ज ले रहे हैं, और दूसरा बदमाशी ये कर रहे हैं कि जो सरफेस दे रहे हैं वो स्फेरिकल सरफेस दे रहे हैं। ठीक है, ऐसे गॉस लॉ इज एप्लीकेबल फॉर एनी सरफेस। स्फेरिकल होना जरूरी नहीं है, क्यूबिकल भी हो सकता है, सिलेंड्रिकल भी हो सकता है, या कोई भी आर्बिट्रेरी शेप का हो सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट इज प्रूफ ऑफ गॉस लॉ
बोर्ड में ऐसा भी आता है कि प्रूव गॉस लॉ फ्रॉम कूलम्स लॉ, सेम ही चीज। ठीक है, देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे सबसे पहले एक पॉइंट चार्ज कंसिडर कर ले रहे हैं। तो एक पॉइंट चार्ज ले लिए और जस्ट फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस पॉइंट चार्ज पॉजिटिव लिए। ठीक है, हम लोग एक पॉइंट पॉजिटिव चार्ज लिए और एक गॉसियन सरफेस कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। गॉसियन सरफेस इज ए स्फीयर, ठीक है, जिसका रेडियस r है और गॉसियन सरफेस के सेंटर पे पॉइंट चार्ज q है। पॉइंट चार्ज q कहाँ पर रखा हुआ है? गॉसियन सरफेस के सेंटर पे। ठीक है, तो गॉसियन सरफेस इज ए स्फीयर ऑफ रेडियस r। इसके बाद इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए दो चीज चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इस तरह से ड्रॉ कर दिए, ठीक है, और एरिया वेक्टर भी ड्रॉ कर दिए। एरिया वेक्टर सरफेस के परपेंडिकुलर, एवरीवेयर एरिया वेक्टर सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। और हम लोग देख सकते हैं कहीं पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन सेम ही होगा, होगा कि नहीं? कहीं पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन सेम होगा, तो हम लोग फ्लक्स इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू स्फीयर, गॉसियन सरफेस इज स्फीयर। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए फॉर्मूला है फाई इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, ई डॉट डी। ई और डी ए के बीच का एंगल कितना है? 0 डिग्री। तो ई डी ए कॉस 0 डिग्री नहीं है। कॉस 0 का वैल्यू क्या होगा? 1। ई डी ए लिखा गया। अब एक चीज ध्यान दीजिए, पॉइंट चार्ज सेंटर पे रखा हुआ है। सेंटर से r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड E है। तो r डिस्टेंस पे कहीं पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा? E ही होगा। बोला r डिस्टेंस पे एवरीवेयर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड E ही है। बोले E कांस्टेंट है या वेरिएबल है? कांस्टेंट। E का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, यहाँ पे E का मैग्नीट्यूड है, लेकिन यहाँ पे E का क्या था? मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों वेक्टर फॉर्म में था। तो यहाँ पे E को हम बाहर निकाल सकते हैं। E बाहर निकाल दिए, अंदर में क्या बचा? इंटीग्रल dA, ठीक है। तो dA का मतलब क्या हुआ? छोटा एरिया। इस सरफेस पे जितना भी dA है सबको अगर ऐड कर दें तो क्या मिलेगा? कंप्लीट सरफेस एरिया। कंप्लीट सरफेस एरिया क्या होगा? 4πr², ठीक है। तो dA के बदले क्या लिख सकते हैं? 4πr²। तो इसलिए 5 मिला E इंटू 4πr²। यहाँ पर हम लोग क्या यूज किए? तो इंटीग्रल ऑफ डी ए इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर विच इज ऑब्वियसली 4πr²। 5 आ गया, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होता है। तो E का जो वैल्यू होगा पॉइंट चार्ज के कारण हम लोग लिख सकते हैं 1/4πε0 मॉड Q अपॉन r²। Q इज लकली पॉजिटिव, तो मॉड Q के बदले क्या लिखेंगे? Q अपॉन r² लिखेंगे। तो E का वैल्यू अगर 1 में पुट कर दें तो हम लोग लिख सकते हैं फाई इक्वल टू E की जगह पे 1/4πε0 Q अपॉन r² इंटू 4πr²। 4πr² कैंसिल आउट, क्या मिला? Q अपॉन ε0। यही तो प्रूव करना चाह रहे थे। लेफ्ट साइड में फ्लक्स, राइट साइड में Q इनसाइड। Q इनसाइड का वैल्यू यहाँ पे क्या है? Q। तो फाई इक्वल टू Q अपॉन ε0। ये एक्चुअल प्रूफ नहीं है, ठीक है, ये बदमाशी किया हुआ प्रूफ है, ठीक है। तो बोर्ड में यही करना है, बोर्ड में यही करना है। अब हम लोग सिंपल प्रॉब्लम्स करेंगे, एकदम सिंपल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन गॉस लॉ, ठीक है। सबसे फर्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। देयर इज ए स्फीयर, इसके सेंटर पे एक चार्ज है +1 माइक्रोकूलम, ठीक है, और एक दूसरा चार्ज है
-1 माइक्रोकूलम। ठीक, प्रॉब्लम इज दिस, फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू स्फीयर। ठीक है, फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू स्फीयर। देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का अब तक हम लोग के पास 3 फॉर्मूला हो गया। पहला फॉर्मूला है E डॉट ए। E डॉट ए कब लगाते हैं? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और जो सरफेस होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? फ्लैट। ठीक है, दूसरा था इंटीग्रल E डॉट डी ए इज एप्लीकेबल फॉर ऑल केस, कोई भी केस के लिए। ठीक है, तीसरा है फाई इक्वल टू क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, मतलब गॉस लॉ। ठीक है, गॉस लॉ के लिए भी एक कंडीशन है कि गॉस लॉ हर जगह एप्लीकेबल नहीं होगा। गॉस लॉ कहाँ पर एप्लीकेबल होगा? जब क्लोज सरफेस होगा। यहाँ देखिए ये जो स्फीयर है, क्या ये क्लोज सरफेस है? हम लोग इंटीग्रेशन क्यों करेंगे? यहाँ पे 2 फॉर्मूला ले सकते हैं। ई डॉट डी ए तो हर जगह लगेगा, इंटीग्रल ई डॉट डी ए तो हर जगह लगेगा। ठीक है, लेकिन क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट कब लगेगा? जब सरफेस क्लोज होगा। यहाँ सरफेस क्लोज है, मतलब वी कैन यूज गॉस लॉ। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ऐसा करेंगे कि फ्रॉम गॉस लॉ फाई इज क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ 2 चार्ज दिख रहा है, कौन सा चार्ज लेंगे? दोनों या फिर कोई एक? इनसाइड वाला। इनसाइड में कौन सा चार्ज है? +1 माइक्रोकूलम, तो 1 × 10 का पावर -6। और एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट 8.854 × 10 का पावर -12। 10 का पावर -6, 10 का पावर -12 कितना हो गया? 10 का पावर 6। 10 का पावर 6 को लिख सकते हैं 10 × 10 का पावर 5, नीचे 8.854। 8.854 को 9 मानिए, क्या मान लीजिए? 9। ठीक है, तो 10/9 जब करें तो क्या मिलेगा? 1.1। ठीक है, लेकिन 8.9 नहीं है, 8.854 है, 1.2 लिख दो। ठीक है, क्योंकि डिनोमिनेटर जितना छोटा होगा ओवरऑल उतना ही ज़्यादा होगा। 9 लिए थे तो 1.1 हुआ, तो इसे 8.854 हुआ, तो 1.1 से थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए। तो 1.2 लिए इंटू 10⁵। 1.1 लिख दो या 1.2 लिख दो, नंबर मिलेगा। ठीक है, अब अगर मान लेते हैं ऑप्शन में 4 ऑप्शन रहा, 4 ऑप्शन में ऐसा रहा, एक रहा 1.123, दूसरा रहा 1.175, तब एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा। लेकिन ऑप्शन ऐसा रहा, एक रहा 0.8, दूसरा रहा 1.2, तीसरा रहा 1.7, तब तो ये अप्रोक्सीमेशन काम कर जाएगा। ठीक है, तो हम लोग ऐसे लिख देंगे और बोर्ड में भी ऐसे लिख देंगे, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, यूनिट क्या होगा? फ्लक्स का ऐसा यूनिट क्या होगा? फ्लक्स का फॉर्मूला क्या क्या होता है? E डॉट ए। E डॉट ए मतलब कि E बोल सकते हैं, पहला फॉर्मूला लेते हैं E डॉट ए। तो E डॉट ए अगर कंसिडर कर लें तो उसको बोल सकते हैं E इंटू ए। E के लिए क्या होगा? न्यूटन पर कूलम, और एरिया के लिए मीटर स्क्वायर। तो यूनिट क्या मिला? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। एक और यूनिट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, क्या होता है? वोल्ट पर मीटर। अगर वोल्ट पर मीटर ले लें और उसको एरिया से मल्टीप्लाई कर दें तो वोल्ट पर मीटर इंटू मीटर स्क्वायर क्या मिलेगा? वोल्ट मीटर। मतलब इस आंसर को हम चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं 1.2 × 10⁵ वोल्ट मीटर। तो यहाँ पे एक और चीज़ डिस्कशन हुआ है, फ्लक्स का ऐसा यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम या फिर वोल्ट मीटर। ठीक है, और एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू याद रखिएगा और इस तरह का कैलकुलेशन करना सीखिए। ठीक है, कैलकुलेशन बहुत जल्दी हो गया। 8.854 को हम लोग ज़बरदस्ती 9 मान सकते हैं। ठीक है, कुछ चार्ज दिया हुआ है +2 माइक्रोकूलम, -4 माइक्रोकूलम, -6 माइक्रोकूलम, +8 माइक्रोकूलम। ठीक, और कुछ सरफेसेस है। पहला सरफेस है S1, सब सरफेस क्लोज्ड। ठीक है, पहला क्लोज सरफेस है S1। दूसरा क्लोज सरफेस है
S2, ठीक है। तीसरा क्लोज सरफेस है S3, ठीक है। चौथा क्लोज सरफेस है S4, ठीक है। और एक पांचवा क्लोज सरफेस है S5, ठीक है। 5 सरफेस दिख रहा है। रैंक each surfaces according to electric flux, most positive first। क्या करेंगे, सबसे पहले each surface के थ्रू फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। पहले S1 के लिए, अगर S1 के लिए फ्लक्स कैलकुलेट करें फाई S1, हम लोग लिख सकते हैं Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। S1 के इनसाइड बस एक ही चार्ज है 2 माइक्रोकूलम, तो बोल सकते हैं 2 माइक्रोकूलम अपॉन एप्सिलॉन नॉट। वैल्यू कैलकुलेट मत करो, सब में तो एप्सिलॉन नॉट डेरिवेटिव में रहेगा ही, ठीक है। इसके बाद फाई S2, फाई S2 अगर कंसीडर करें, S2 में ओवरऑल कितना चार्ज है इनसाइड में, +4 माइक्रोकूलम, मतलब 4 माइक्रोकूलम अपॉन एप्सिलॉन नॉट हुआ। फाई S3 आप लोग बताइए क्या होगा। S3 कहाँ दिख रहा है, S3 यहाँ पे है, -6 -4 +2 कितना हो गया, -8, तो -8 माइक्रोकूलम अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसके बाद फाई S4, S4 के लिए बताइए 0 हो जाएगा। S4 के इनसाइड में टोटल चार्ज 0, S4 ब्लू कलर है, ठीक है। तो S4 के इनसाइड में टोटल चार्ज कितना है, 0, तो S4 के लिए 0 हो गया। फिर S5 कहाँ दिख रहा है, यहाँ पे। S5 के अंदर में कितना चार्ज है, कुछ भी नहीं, मतलब 0, ठीक है। तो फाई S4 इक्वल टू फाई S5, ठीक है। अब बताइए इसमें ग्रेटेस्ट किस में है, S2 में ना, पॉजिटिव। अच्छा, ग्रेटेस्ट फर्स्ट मतलब जो मोस्ट पॉजिटिव है उसको रैंक 1 देना है। तो फाई S2 सबसे बड़ा, मतलब रैंक 1। उसके बाद फाई S1, फिर फाई S4 और S5 दोनों बराबर, तो फाई S4 इक्वल टू फाई S5 ग्रेटर देन लास्ट में फाई S3, ठीक है। तो हाईएस्ट रैंकिंग S2 का हुआ और लोवेस्ट किसका हुआ, S3 का। देयर इज ए हेमिस्फीयर ओपन, क्लोज नहीं, मतलब कर्व सरफेस तो जैसा वैसे ही है, ऊपर से क्या है, ओपन, ठीक है। और इसके सेंटर पे एक पॉइंट चार्ज Q है, ठीक है। A point charge Q is placed at the center of a hemisphere. Find the flux through hemisphere. Find the flux through hemisphere. क्या इस बार क्लोज सरफेस है, नहीं, पहले हम बोल दिए क्लोज सरफेस नहीं है। इस बार क्लोज सरफेस नहीं है, तो क्या हम लोग गॉस लॉ यूज कर सकते हैं, नहीं, गॉस लॉ तो फेल हो गया। गॉस लॉ अगर फेल हो जाए तो फ्लक्स के लिए 2 फॉर्मूला बचा, E.A और इंटीग्रल E.dA, ठीक है। E.A लगा पाएंगे यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म भी नहीं होगा क्योंकि पॉइंट चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड या इनवर्ड होगा, ठीक है। और सरफेस तो कर्व्ड है, E.A लगेगा नहीं, क्या लगेगा, E.dA। E.dA इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करके हम लोग ला सकते हैं आंसर, ठीक है। लेकिन कुछ दूसरा तरीका देखा जाए। अभी गॉस लॉ पढ़े हैं तो गॉस लॉ को अप्लाई किया जाए, ठीक है। यहाँ पे क्लोज सरफेस नहीं दिया हुआ है, हम लोग क्लोज सरफेस बना सकते हैं। ऐसा कीजिए, पूरा एक क्लोज सरफेस बना दीजिए, मतलब कंप्लीट स्फीयर ड्रॉ कर दीजिए। दिया हुआ है हेमिस्फीयर, लेकिन हम लोग क्या किए, कंप्लीट स्फीयर ड्रॉ कर दिए।
अगर कंप्लीट स्फीयर ड्रॉ कर दें तो पॉइंट चार्ज कहाँ पे है? स्फीयर के सेंटर पे, ठीक है। फ्लक्स थ्रू कंप्लीट स्फीयर कैलकुलेट कर सकते हैं, वो क्या होगा? क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू इनसाइड का रूल कौन कर रहा है? क्यू। तो फ्लक्स पूरे स्फीयर के थ्रू क्या होगा? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन स्फीयर के थ्रू तो मांगा नहीं है फ्लक्स, हमसे फ्लक्स किसके थ्रू मांगा है? हेमिस्फीयर के थ्रू, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि फ्लक्स किस चीज़ का आइडिया देता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स किस चीज़ का आइडिया देता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो देखो, अगर हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करें तो पॉजिटिव चार्ज मान लें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किस साइड में होगा? रेडियली आउटवर्ड। इसी ध्यान दो, हम तो बस ऐसे बनाए। ऊपर वाला अगर हेमिस्फीयर कंसीडर कर लें तो यहाँ पे कितना फील्ड लाइंस पास कर रहा है? 3। और नीचे वाला फील्ड लाइन को अगर कंसीडर करें तो कितना फील्ड लाइन पास कर रहा है? 3। और पूरे स्फीयर के थ्रू कितना फील्ड लाइन पास कर रहा है? 6। मतलब बोलने का मतलब क्या हुआ? हाफ हो जा रहा है। हेमिस्फीयर के थ्रू जो फ्लक्स होगा पूरा स्फीयर के क्या होगा? हाफ होगा। समझ पाए? कंस्ट्रक्शन क्या किए? कंप्लीट स्फीयर, ठीक है। तो फ्लक्स थ्रू स्फीयर मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू स्फीयर from Gauss law is given by phi equal to q inside upon epsilon naught. q inside is q, epsilon is epsilon naught, ठीक है। लेकिन स्फीयर के थ्रू फ्लक्स थोड़ी निकालना है, हम लोग को फ्लक्स किसके थ्रू निकालना है? हेमिस्फीयर के थ्रू। तो देयरफॉर फ्लक्स थ्रू हेमिस्फीयर इज गिवन बाय phi dash इक्वल टू क्या देखेंगे? फाई अपॉन 2, उसका आधा। तो आंसर क्या हो जाएगा? Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। समझ में आया? ठीक है। ये देखिए गॉस लॉ का यूज करके प्रॉब्लम हाईली सिंप्लीफाइड हो गई है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम, नेक्स्ट प्रॉब्लम में दिया हुआ है कि एक स्फीयर का रेडियस r है और सेंटर पे एक पॉइंट चार्ज q रखा हुआ है, ठीक। प्रॉब्लम लिखिए। ए पॉइंट चार्ज q is placed at the center of a sphere of radius r ठीक है। How will the electric flux change if number 1 another point charge q is placed at a distance 2r from center, is placed at a distance 2r from center. Number 2, radius of the sphere becomes double. Radius of the sphere becomes double. Number 3, point charge is placed inside the sphere at a point other than center. Point charge is placed inside the sphere at a point other than center. Number 4, sphere is replaced by a cube. Sphere is replaced by a cube. ठीक है। फर्स्ट पार्ट में क्या दिए हुए हैं? सेंटर पे तो Q है और एक दूसरा चार्ज रख दिए सेंटर से कितना डिस्टेंस पे? 2r डिस्टेंस पे। रेडियस r है, 2r डिस्टेंस पे एक दूसरा चार्ज रख दिए।
मतलब दूसरा चार्ज इनसाइड में या आउटसाइड में है? आउटसाइड में। अच्छा, इनिशियल स्टेट में, इस स्टेट में फ्लक्स क्या होगा? क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। क्यू इनसाइड इज क्यू, एप्सिलॉन नॉट इज एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे इस स्टेट में फ्लक्स मान लो फाई 1, अब फ्लक्स क्या होगा? क्या होगा? सेम ही होगा या डिफरेंट होगा? सेम ही होगा। बाहर वाला चार्ज से मतलब क्या है? गॉस लॉ में कौन सा चार्ज देखते हैं? इनसाइड में, मतलब फर्स्ट में नो चेंज। आंसर क्या हुआ? नो चेंज। ठीक है, क्योंकि फाई 1 इज इक्वल टू 5। सेकेंड सिचुएशन में क्या दिया हुआ है? रेडियस डबल हो गया, लेकिन पॉइंट चार्ज अंदर नहीं। ठीक है, मतलब रेडियस हो गया 2r, पॉइंट चार्ज अभी भी सेंटर पे ही है। इस बार फ्लक्स में क्या चेंज होगा बताइए? कुछ नहीं, कि बाय एप्सिलॉन नॉट, फिर नो चेंज। थर्ड सिचुएशन में क्या दिया हुआ है? अब सेंटर पे नहीं है पॉइंट चार्ज, कहीं और है, लेकिन इनसाइड में ही है। अभी क्या होगा? फ्लक्स सेम ही होगा ना, कि बाय एप्सिलॉन नॉट। अंदर में होना चाहिए भाई, कहीं पे भी रहे, उससे क्या मतलब है? इसके बाद फोर्थ सिचुएशन में क्या दिया हुआ है? स्फीयर को एक क्यूब से रिप्लेस कर दिए, लेकिन पॉइंट चार्ज अंदर में ही है। ठीक है, अभी भी क्या होगा? सेम ही होगा, मतलब नो चेंज, मतलब किसी में भी नो चेंज। ठीक है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट डेवलप करने के लिए था, बोर्ड में आता भी ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन ये पूछा कि ये पॉइंट चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ ए क्यूब ऑफ एज ए, फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू फर्स्ट नंबर क्यूब और सेकेंड नंबर एज सरफेस ऑफ क्यूब। ठीक है, तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे? गॉस लॉ। गॉस लॉ का यूज़ करें तो फ्लक्स के लिए फॉर्मूला पता है कि फाई इक्वल टू क्या होगा? क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू इनसाइड, क्यूब के अंदर कितना चार्ज है? क्यू, तो क्यू हो गया अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर होगा। अब सेकेंड पार्ट, ठीक है, तुम लोग का आंसर है क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट, लेकिन क्यों? एक्सप्लेन करो। 6 फेसेस है इसलिए। अगर मान लेते हैं सेंटर पे नहीं होता तो 0 होता है। देखो सिचुएशन क्या है कि एक क्यूब है, इस तरह का एक क्यूब है, ठीक है, और क्यूब के सेंटर पे एक चार्ज क्यू है। तो फ्लक्स थ्रू क्यूब अगर पूछ दे तो क्या होगा? क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, विच इज क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यूजिंग गॉस लॉ। लेकिन अगर पूछ दिया कि फ्लक्स थ्रू ईच सरफेस ऑफ द क्यूब क्या होगा, तो तुम लोग आंसर दे रहे हो क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट, करेक्ट है, लेकिन क्यों? देखो फ्लक्स का मतलब क्या होता है? लिटरली इसका मीनिंग होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एन एरिया। ठीक है, अब अगर पॉइंट चार्ज है तो पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडियल डायरेक्शन में होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किस डायरेक्शन में होगा? रेडियल डायरेक्शन में। अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो रेडियली आउटवर्ड और नेगेटिव चार्ज होगा तो रेडियली इनवर्ड। ठीक है, सपोज ये पॉजिटिव चार्ज है, क्यू अगर पॉजिटिव चार्ज हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडियली आउटवर्ड होगा, और लकली ये सेंटर पे है, क्यूब के सेंटर पे है। तो अगर हम बोल दें कि इस साइड में 10 नंबर ऑफ फील्ड लाइन पास कर रहा है तो इधर भी 10, इधर भी 10, इधर भी 10, आगे भी 10 और पीछे भी 10। ठीक है, तो सब में इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास करेगा, इसलिए फ्लक्स क्या होगा? सब पे बराबर बराबर होगा, क्योंकि सबसे नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स इक्वल पास कर रहा है। और नेट फ्लक्स पता है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, तो फ्लक्स थ्रू ईच फेस क्या हो जाएगा? इसका 1/6, मतलब क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। उसका रीजन ये है कि पॉइंट चार्ज सेंटर पे है, बस यही रीजन है। पॉइंट चार्ज सेंटर पे है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडियली आउटवर्ड होगा, रेडियली आउटवर्ड होगा तो किसी भी फेस से इक्वल नंबर ऑफ फील्ड लाइन पास करेगा। सपोज ऐसा हो जाए कि पॉइंट चार्ज सेंटर पे ना हो, थोड़ा सा लेफ्ट हो जाए, थोड़ा सा लेफ्ट हो जाए, और तुमसे ये पूछें कि किस सरफेस पे फ्लक्स ज्यादा होगा, लेफ्ट फेस पे या राइट फेस पे? क्या दोनों फेस पे फ्लक्स इक्वल होगा या फिर किसी एक फेस पे ज्यादा और एक फेस पे कम होगा? पहले ये बताओ, दोनों फेस पे फ्लक्स इक्वल होगा या फिर एक पे ज्यादा होगा एक पे कम होगा?
क्या लग रहा है? इक्वल होगा कि नहीं होगा? इक्वल नहीं होगा। क्यों नहीं इक्वल होगा? क्योंकि अब पॉइंट चार्ज थोड़ा लेफ्ट हो गया। चलो हम लोग ऐसा करते हैं कि फील्ड लाइन ड्रॉ करते हैं। चलो हम लोग ऐसा करिए कि कुछ फील्ड लाइन ड्रॉ किए। 4 नहीं ड्रॉ करते हैं, 4 में समझ में नहीं आएगा, थोड़ा और ड्रॉ कर दिए। ठीक है, देखो ये पॉइंट चार्ज Q जो है इसके नियर बाई है, नियर बाई है। जैसे हम अलग से बताते हैं यहाँ पे, तब समझ में आ जाएगा। एक छोटा सा सरफेस यहाँ पे लिए, ठीक है, और इतने बड़ा सरफेस इधर लिए। इसमें कितना फील्ड लाइन पास कर रहा है? 3। इसमें कितना फील्ड लाइन पास कर रहा है? 1। ठीक है, ये एक पॉइंट चार्ज है। पॉइंट चार्ज के लिए क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। एक सरफेस यहाँ पे कंसिडर किए, ठीक है, इतना बड़ा लाइन से दिखा रहे हैं, लेकिन ये लाइन नहीं है, क्या है? ये सरफेस है। इस सरफेस से 1 2 3 4 5 6 फील्ड लाइन पास कर रहा है। इतने बड़ा सरफेस हम लोग क्या किए? यहाँ पे ड्रॉ कर दिए, यहाँ पे, मतलब 4 से थोड़ा दूर। तो इससे कितना फील्ड लाइन पास कर रहा है? 3। तो इसमें ज़्यादा फील्ड लाइन पास कर रहा है, इसमें कम फील्ड लाइन पास कर रहा है। तो फ्लक्स किस में ज़्यादा होगा? लेफ्ट वाले में। और राइट वाले में क्या होगा? कम होगा। सिमिलर सिचुएशन यहाँ पे है, लेफ्ट वाला सरफेस नियरर है, तो लेफ्ट वाले सरफेस से फ्लक्स क्या होगा? ज़्यादा होगा, और राइट वाले सरफेस से फ्लक्स क्या होगा? कम होगा। इस तरह क्वेश्चन आता है आईटी में, बिना कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन होता है, दिमाग लगाने वाला होता है कि मतलब किसमें फ्लक्स ज़्यादा होगा, किसमें फ्लक्स कम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, अगर पॉइंट चार्ज सेंटर पे नहीं हो, पॉइंट चार्ज सेंटर से थोड़ा लेफ्ट हो गया, तो लेफ्ट सरफेस के थ्रू फ्लक्स ज़्यादा होगा, और राइट वाले सरफेस के थ्रू फ्लक्स क्या होगा? कम होगा। ठीक है, सिमिलरली अगर पॉइंट चार्ज थोड़ा ऊपर चला जाए, तो ऊपर वाला सरफेस पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा? ज़्यादा होगा, और नीचे वाला सरफेस पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कम होगा। एक लाइन ले लिए जो कि सेंटर से पास कर रहा है, और परपेंडिकुलर टू ये दोनों फेस है, लेफ्ट और राइट फेस के परपेंडिकुलर है। ठीक है, और उस लाइन पे एक पॉइंट चार्ज है सेंटर से राइट, उस लाइन पे एक पॉइंट चार्ज है सेंटर से राइट। ठीक है, हम क्या बोल रहे हैं कि एक लाइन हम कंसीडर कर रहे हैं, एक इमेजिनरी लाइन कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, ये इमेजिनरी लाइन कहाँ से पास कर रहा है? क्यूब के सेंटर से, और लेफ्ट और राइट सरफेस के क्या है? परपेंडिकुलर। ठीक है, और सेंटर से थोड़ा राइट डिस्टेंस पे एक पॉइंट चार्ज है Q1। सेंटर से राइट थोड़ा राइट साइड में एक पॉइंट चार्ज है प्लस Q1। तो बताओ किसमें फ्लक्स ज़्यादा होगा, लेफ्ट वाले पे या राइट वाले पे? राइट वाले पे, जिसके नियरर होगा उसके थ्रू फ्लक्स क्या होगा? ज़्यादा होगा। टॉप और बॉटम में किसमें ज़्यादा होगा? क्या होगा? सेम, इक्वल होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तुम लोग श्योर हो के डाउट हो के? नहीं, इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा? क्योंकि ऊपर वाला से जितना नीचे है, नीचे वाला से उतना ही ऊपर है। ठीक है, हाँ, लेकिन लेफ्ट राइट में ऑब्वियसली क्या है कि राइट वाले के नियरर है, इसलिए राइट वाले के थ्रू फ्लक्स ज़्यादा होगा, और लेफ्ट वाले के थ्रू फ्लक्स कम होगा। इसके बाद और 2 फेसेस है, फ्रंट और बैक। फ्रंट और बैक के लिए इक्वल होगा या अनइक्वल होगा? तो इक्वल होगा, क्योंकि फ्रंट से और बैक से तो बराबर डिस्टेंस पे है ना, तो फ्रंट और बैक से फील्ड लाइन क्या होगा? इक्वल पास करेगा, इससे फ्लक्स दोनों से क्या होगा? इक्वल होगा। और ये क्वेश्चन आईआईटी में आया हुआ है, मल्टीपल करेक्ट। ठीक है, डायरेक्ट, मतलब सोच के। फिजिक्स इज ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट। फिजिक्स मतलब प्रॉब्लम हार्ड करना वो जरूरी नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम, a charge q is placed at a distance a by 2 above the center of a horizontal square surface of edge a as shown in figure. To find the flux of the electric field through the square surface. ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? तो इस क्वेश्चन में एक स्क्वायर प्लेट है जिसका साइड है a, और उसके सेंटर से a/2 परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे एक पॉइंट चार्ज है, और हम लोगों को इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना है थ्रू दिस सरफेस।
तो यहाँ पे क्या करेंगे, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए हम लोगों के पास 3 फॉर्मूला है। पहला E डॉट ए, दूसरा इंटीग्रल E डॉट डी ए, और तीसरा गॉस लॉ। E डॉट ए तो अप्लीकेबल नहीं होगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं होगा। पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं होता है। इंटीग्रल E डॉट डी ए अप्लीकेबल होगा, लेकिन कैलकुलेशन बहुत डिफ़िकल्ट होगा। अब क्या बचा, सिर्फ गॉस लॉ। लेकिन गॉस लॉ के लिए एक क्लोज सरफेस होना चाहिए। यहाँ क्लोज सरफेस दिख नहीं रहा है, तो क्या हम कोई क्लोज सरफेस बना सकते हैं यूजिंग सिमेट्री? तो हम लोग एक क्यूब बना सकते हैं। तो हम लोग ऐसा करेंगे कि एक क्यूब बना दिए जिसका साइड ए है, और उसका बॉटम फेस गिवन स्क्वायर सरफेस के साथ कोइंसाइड कर जा रहा है। तो पॉइंट चार्ज इस क्यूब के सेंटर पे आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन बन गया पिछला क्वेश्चन कि एक क्यूब है और क्यूब के सेंटर पे एक पॉइंट चार्ज है। तो व्हाट इज फ्लक्स थ्रू ईच फेस ऑफ द क्यूब? तो अगर क्यूब के सेंटर पे कोई पॉइंट चार्ज है तो फ्लक्स थ्रू इंटायर क्यूब क्या होगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और फ्लक्स थ्रू ईच फेस क्या होगा, तो Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। तो इसलिए फ्लक्स थ्रू दिस प्लेट इज Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। एक क्यूब है, ठीक है, इसका साइड से x इक्वल टू 0, x इक्वल टू a, y इक्वल टू 0, y इक्वल टू a, z इक्वल टू 0, z इक्वल टू a। क्यूब का 6 साइड्स आर गिवन बाय दीज इक्वेशंस। ठीक है। इसके बाद ये क्यूब रखा हुआ है एक इलेक्ट्रिक फील्ड में। इलेक्ट्रिक फील्ड इज E नॉट x I कैप। ठीक है। तो क्वेश्चन इज दिस, फाइंड चार्ज इनसाइड द क्यूब। ठीक है। देखिए, सबसे पहले क्यूब का साइड तो दिया हुआ ही है। ठीक है। पहला साइड क्या है, x इक्वल टू 0, दूसरा x इक्वल टू a, उस तरह से 6 साइड है। पहले क्या किए हम लोग, एक क्यूब बना दी। ठीक है। क्यूब तो दिया हुआ ही है तो क्यूब बना दो। पहले एक क्यूब बना दी। इस क्यूब का साइड क्या है, a है। ठीक है। अब ऐसा दिया हुआ कि फर्स्ट साइड इज x इक्वल टू 0, सेकेंड साइड इज x इक्वल टू a। हम ऐसा किए, यहाँ पे ओरिजिन मान ली, इधर x एक्सिस मान ली, इधर y एक्सिस, और सामने की तरफ z एक्सिस। तो जो लेफ्ट फेस है दिस इज x इक्वल टू 0, क्योंकि लेफ्ट फेस पे कोई भी पॉइंट कंसिडर कर लें तो उसका x कोऑर्डिनेट 0 होगा। ठीक है। राइट फेस का इक्वेशन क्या होगा, x इक्वल टू a, बॉटम फेस का y इक्वल टू 0, और टॉप फेस का y इक्वल टू a, बैक फेस का इक्वेशन z इक्वल टू 0, और फ्रंट फेस का इक्वेशन z इक्वल टू a। तो ये क्यूब हो गया। ठीक है। इस क्यूब का साइड क्या है, a। चलो यहाँ पे a मार्क कर दिए, मतलब इतना डिस्टेंस क्या है, a। इसको एक इलेक्ट्रिक फील्ड में डाला हुआ है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या दिया हुआ है, E नॉट x I क्या। इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, x एक्सिस की तरफ है एवरीवेयर। ठीक है। तुम लोग बोल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड x एक्सिस की तरफ है एवरीवेयर, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये पूछ रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है। नॉन यूनिफॉर्म है, डिस्टेंस के साथ नॉन यूनिफॉर्म है, क्योंकि यहाँ पे x आ गया है। x इज ए वेरिएबल। ठीक है। अगर x आ गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट नहीं है, वो क्या है, वेरिएबल है। डिफरेंट x के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डिफरेंट वैल्यू होगा। ठीक है। लेकिन फिर भी एक चीज़ तो तुम लोग बोले कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज एवरीवेयर अलॉन्ग x एक्सिस, क्योंकि आई कैप दिया हुआ है। इलेक्ट्रिक फील्ड दो चीज़ पे डिपेंडेंट है, एक तो आई कैप दिख रहा है, दूसरा x पे भी तो डिपेंडेंट है। मतलब सही से बोला जाए तो ये डिपेंडेंट एक ही चीज़ पे है, किस पे, x पे। लेकिन तुम लोग सिर्फ आई कैप पे फोकस कर रहे हो, x पे फोकस नहीं कर रहे हो। अगर x पॉजिटिव हो जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव x के डायरेक्शन में,
एक्स नेगेटिव हो गया तब क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव एक्स के डायरेक्शन में। मतलब बोलने का मतलब ये हुआ, ये जो वाई जेड प्लेन है, मतलब जो लेफ्ट फेस है, लेफ्ट फेस कौन सा प्लेन है, वाई जेड प्लेन है। वाई जेड प्लेन क्यों बोल रहे हैं, इधर देखो वाई एक्सिस और इधर जेड एक्सिस, मतलब वाई एक्सिस और जेड एक्सिस वाले में वो प्लेन है, तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, वाई जेड प्लेन। ठीक है, वाई जेड प्लेन के राइट साइड इलेक्ट्रिक फील्ड एवरीवेयर राइट है, और वाई जेड प्लेन के लेफ्ट साइड इलेक्ट्रिक फील्ड एवरीवेयर क्या है, लेफ्ट है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एवरीवेयर राइट साइड में नहीं है, समझ में, क्योंकि वो एक्स पे भी तो डिपेंडेंट है, एक्स पॉजिटिव तो एवरीवेयर राइट, एक्स नेगेटिव तो एवरीवेयर लेफ्ट। ठीक है, तो रफली आइडिया हो गया कि वाई जेड प्लेन के राइट साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड राइट हुआ और उसके लेफ्ट साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड किधर हो गया, लेफ्ट। तो कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ कर दे रहे हैं, काफ़ी है। अब हम लोग को बताना है कि चार्ज इनसाइड ए क्यूब, तो कॉन्सेप्ट ये है कि चार्ज इनसाइड ए क्यूब बताने बोल रहे हैं, तो करेंगे क्या, तो चार्ज इनसाइड आ गया, इसका मतलब तुरंत क्लिक करना चाहिए कि वी हैव टू यूज गॉस लॉ। चार्ज इनसाइड गॉस लॉ में ही आता है, फाई इक्वल टू क्या होता है, क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन क्यू इनसाइड कैलकुलेट करने के लिए वी हैव टू कैलकुलेट फाई, पहले फ्लक्स कैलकुलेट करना होगा। फ्लक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, तब ऐसा नहीं बोलेंगे कि फाई इक्वल टू क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट ऐसे कैलकुलेट होगा, तब तो क्यू इनसाइड ही निकालना है। अब फाई के लिए क्या यूज करना पड़ेगा, आइदर इंटीग्रल ई डॉट डी ए और ई डॉट ए। ई डॉट ए कब यूज होगा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगा एंड सरफेस फ्लैट होगा, और इंटीग्रल ई डॉट डी ए कब होगा, कोई भी जनरल केस के लिए। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो दिया हुआ है ई नॉट एक्स आई क्या, ई इक्वल टू ई नॉट एक्स आई कैप। सबसे पहला काम ये करना पड़ेगा कि हम लोग को इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना पड़ेगा थ्रू ईच सरफेस। क्यूब में कितना फेस है, 6 फेसेस, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे थ्रू ईच फेस या सरफेस। ठीक है, तो एक चीज़ ध्यान दो, टॉप सरफेस के लिए एरिया वेक्टर किधर होगा, ऊपर, टॉप के लिए एरिया वेक्टर ऊपर होगा, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री, तो फ्लक्स क्या हो गया, 0। ठीक है, बॉटम फेस के लिए एरिया वेक्टर किधर होगा, डाउनवर्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, किधर भी हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हॉरिजॉन्टल और एरिया वेक्टर डाउनवर्ड, फिर से एंगल 90 डिग्री, फ्लक्स क्या हो गया, 0। फ्रंट के लिए एरिया वेक्टर किधर होगा, फ्रंट सरफेस के लिए एरिया वेक्टर फ्रंट होगा, तो वंस अगेन एंगल इज 90 डिग्री। बैक सरफेस के लिए बैक, तो ये भी कितना एंगल है, 90 डिग्री। ठीक है, तो चार सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच के एंगल 90 डिग्री है, तो डायरेक्ट फ्लक्स 0। मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं, फाई टॉप, फाई बॉटम, फाई किधर था, फ्रंट, और फाई बैक इज 0। क्यों, बिकॉज थीटा इज 90 डिग्री, मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू एरिया वेक्टर। ठीक है, अब दो फेसेस बचे, एक लेफ्ट और दूसरा राइट। पहले लेफ्ट के लिए लिखते हैं, लेफ्ट फेस पे x का वैल्यू क्या होगा, 0। लेफ्ट फेस पे किसी भी पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा। उसका तो इक्वेशन ही लिखा हुआ था x इक्वल टू 0। तो लेफ्ट फेस पे कोई भी पॉइंट कंसीडर कर लें तो उस पॉइंट पे x कोऑर्डिनेट क्या है, 0 है। अगर x कोऑर्डिनेट 0 हो जाए, अगर x कोऑर्डिनेट 0 हो जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, वो भी 0 होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट एक्स आई क्या, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो गया। ठीक है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो गया तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है तो फ्लक्स क्या होगा, 0। तो लेफ्ट फेस पे फ्लक्स क्या हो गया, 0। ठीक है, अब राइट फेस का कोई भी पॉइंट कंसीडर कर लें तो स्पेस कोऑर्डिनेट क्या है, a। ठीक है, तो राइट फेस पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जाए कि राइट फेस पे किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, तो फॉर्मूला था ई नॉट, फॉर्मूला नहीं, गिवन है ई इक्वल टू ई नॉट एक्स आई क्या, और एक्स का वैल्यू क्या ले रहे हैं, ए ले रहे हैं, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ई नॉट ए आई कैप। तो राइट फेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ई नॉट ए आई कैप। देखो राइट फेस पे कोई भी पॉइंट कंसिडर कर रहे हैं तो एक्स तो फिक्स है, उस पर एक्स एवरीवेयर क्या है, ए है।
जब एक्स एवरीवेयर ए है तो राइट फेस पे एवरीवेयर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा? ई नॉट ए। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड एवरीवेयर ई नॉट ए है, राइट फेस पे, सिर्फ राइट फेस पे। और राइट फेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन एवरीवेयर किधर है? अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। मतलब राइट फेस पे एवरीवेयर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम है, तो एवरीवेयर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम हो गया, मतलब यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म? यूनिफॉर्म। राइट फेस पे हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? यूनिफॉर्म है। देयरफॉर वी कैन यूज ई डॉट ए। समझ में? अगर पूरा रीजन में बोलोगे इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है कि नहीं है, तो नहीं है, लेकिन राइट फेस पे जिसमें इंटरेस्टेड हैं उस पर एवरीवेयर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? यूनिफॉर्म। ठीक है, मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया? यूनिफॉर्म हो गया। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हुआ तो फ्लक्स थ्रू राइट फेस क्या होगा? तो ई ए कॉस थीटा, ई डॉट ए मतलब ये कॉस थीटा। तो राइट फेस पे ई इधर है और एरिया राइट किधर होगा? उधर ही होगा। एरिया वेक्टर राइट वाले सरफेस के लिए किधर होगा? राइट साइड में होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर राइट सरफेस के लिए दोनों सेम डायरेक्शन में, तो दोनों के बीच का एंगल कितना है? 0 डिग्री। फ्लक्स होता है ई डॉट ए, तो ई ए कॉस थीटा लिखे। ई क्या है? ई नॉट ए। ई इज ई नॉट ए। एरिया राइट फेस का एरिया क्या होना चाहिए? ए स्क्वायर, क्योंकि क्यूब का साइड क्या है? ए है। राइट सरफेस क्या होगा? एक स्क्वायर, और स्क्वायर का एरिया क्या होगा? ए स्क्वायर। ठीक है, तो एरिया राइट हो गया ए स्क्वायर और कॉस 0 इज 1, तो अल्टीमेटली क्या मिला? ई नॉट ए क्यूब। ठीक है, तो फ्लक्स थ्रू ईच फेस कैलकुलेट हो गया। जब ईच फेस के थ्रू फ्लक्स कैलकुलेट हो गया, मतलब नेट फ्लक्स पता है हम लोग को। नेट फ्लक्स किसके बराबर होगा? इसी के बराबर, ई नॉट ए क्यूब के बराबर है। नाउ वी कैन यूज गॉस लॉ। गॉस लॉ यूज करेंगे और हम लोग को मिल जाएगा चार्ज इनसाइड द क्यूब। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि नेट फ्लक्स जो हुआ, नेट फ्लक्स वो इसी के बराबर होगा, ई नॉट ए क्यू, एंड नेट फ्लक्स इक्वल टू क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट यूजिंग गॉस लॉ। तो अगर पूछा जाए कि व्हाट इज क्यू इनसाइड, तो क्यू इनसाइड इज एप्सिलॉन नॉट इनटू दिस, तो एप्सिलॉन नॉट ई नॉट ए क्यू। दिस इज आवर आंसर। देयर इज ए क्यूब, एक क्यूब दिया हुआ है और एक लाइन चार्ज, लीनियर चार्ज डेंसिटी इज लैम्डा। लाइन चार्ज का लेंथ है L और क्यूब का एज भी है L। ठीक है, ये क्यूब का क्रॉस सेक्शनल व्यू दिखा रहे हैं। दिस इज नॉट ए स्क्वायर, क्यूब ऐसे करके है। ठीक है, बस हम क्रॉस सेक्शनल व्यू दिखाए हैं, मतलब ये फ्रंट फेस दिखा रहे हैं। बैक फेस पीछे होगा, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम दिख ही नहीं रहा है। ठीक है, बस फ्रंट फेस दिख रहा है और ये मूव कर रहा है विथ कांस्टेंट वेलोसिटी v से। ठीक है, v क्या है? कांस्टेंट है। और ये जो लेंथ है इज पैरेलल टू दिस साइड। ठीक है, और हमेशा पैरेलल ही मूव कर रहा है, मतलब ऐसा नहीं कि ऐसे हो जा रहा है या ऐसे हो जा रहा है। ठीक है, at t equal to 0, point A, this point A touches left face। ठीक है, तो प्लॉट इलेक्ट्रिक फ्लक्स वर्सेस टाइम ग्राफ। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्यूब वर्सेस टाइम ग्राफ। ठीक है, क्या प्लॉट करना है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्यूब वर्सेस टाइम ग्राफ। मतलब ऐसा हुआ कि ये ऐसे जा रहा है। ठीक है, टी इक्वल टू 0 पे यहाँ पे आ गया, ऐसे जाते जा रहा है, टी इक्वल टू 0 पे यहाँ पे आ गया। अब फिर क्या हो गया? इन करने लगा, इन कर गया कंप्लीटली इन, फिर क्या हो रहा है? बाहर जाना शुरू किया, फिर बाहर निकल गया। ठीक है,
इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे कौन सा लॉ यूज करना चाहिए, गॉस लॉ यूज करना चाहिए या फिर ई डॉट ए यूज करना चाहिए, ये ई डॉट डी ए, ऑब्वियसली फ्लक्स लॉ यूज करना चाहिए, क्योंकि जब अंदर जाएगा तो अंदर वाला चार्ज अगर किसी तरह से नोन हो जाए तो फ्लक्स क्या होगा, क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जब तक अंदर नहीं रहेगा, जब तक बाहर में होगा, तब तक इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, जीरो। पूरा का पूरा चार्ज कहाँ पे है, बाहर में। अगर चार्ज बाहर हो गया इसका मतलब ये होगा कि क्यू इनसाइड क्या है, जीरो, और क्यू इनसाइड जीरो हो गया तो फ्लक्स विल बी जीरो। मतलब टी इक्वल टू जीरो या उसके पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो। फिर क्या होगा, जब इन करना शुरू करेगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, बढ़ने रहेगा। जब कंप्लीटली इनसाइड आ जाएगा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैक्सिमम होगा। फिर जब आउट होना शुरू करेगा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, डिक्रीज करने लगेगा, और फिर कंप्लीटली आउट हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। मतलब एक रफ आइडिया तो हुई है कि पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स इंक्रीज किया, फिर मैक्सिमम हो गया, फिर क्या हो जाएगा, डिक्रीज करेगा, ठीक है, और फाइनली जीरो हो जाएगा। कोशिश करो फिर हम बताएंगे। चलो हम 4 ऑप्शन दे रहे हैं, बेस्ट हम 4 ऑप्शन दे रहे हैं। फर्स्ट ऑप्शन है इस तरह का, फ्लक्स टाइम। सेकेंड ऑप्शन है ऐसे, फ्लक्स टाइम। थर्ड ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन, स्पीड क्या है, कांस्टेंट है या वेरिएबल है, ठीक, स्पीड तो कांस्टेंट है। तो अगर स्पीड कांस्टेंट है तो इस डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम हो जाएगा। स्पीड अगर कांस्टेंट है तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होगा, स्पीड इंटू टाइम, मतलब v इंटू टी। डिस्टेंस इज v इंटू टी। टी का पावर क्या रहा है, 1 आ रहा है। डिस्टेंस बनने का मतलब कितना लेंथ अंदर गया, वही तो। जो लेंथ अंदर जा रहा है वो टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और जितना लेंथ अंदर जाएगा उतना चार्ज भी अंदर जाएगा। क्योंकि हम लोग को पता है लैम्डा दिया हुआ है, लैम्डा इक्वल टू क्यू बाई एल होता है। तो क्यू इक्वल टू क्या बोल सकते हो, लैम्डा इंटू एल। एल बोल सकते हैं डिस्टेंस मूव्ड। डिस्टेंस मूव्ड है वी टी, तो जो अंदर में लेंथ गया वो हो गया वी टी के बराबर। तो जब अंदर जा रहा है तब के बारे में बात कर रहे हैं, बाहर निकल रहा है उस समय की नहीं। जब अंदर जा रहा है उस समय जितना डिस्टेंस अंदर गया वो डिस्टेंस किसके बराबर होगा, वी इंटू टी। और जितना डिस्टेंस अंदर गया उसके कॉरस्पॉन्डिंग चार्ज ही अंदर गया। उतना दूर पे जो चार्ज है वही अंदर गया। उतना दूर पे चार्ज क्या होगा, लैम्डा इंटू एल, लैम्डा इंटू वी टी। मतलब चार्ज हो गया लैम्डा वी टी, लैम्डा वी टी। तो फ्लक्स क्या होगा, क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, मतलब लैम्डा वी टी बाई एप्सिलॉन नॉट। तो फ्लक्स हुआ लैम्डा वी टी बाई एप्सिलॉन नॉट। लैम्डा कांस्टेंट, वी कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट। टाइम सिर्फ बढ़ रहा है, और टाइम का पावर 1 आ रहा है या कुछ और आ रहा है, 1 आ रहा है। और टाइम का पावर 1 आ गया मतलब लीनियर, लीनियर हो गया मतलब स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। मतलब जब इन कर रहा है उस समय क्या होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन वाला 2 ऑप्शन है, एक ऑप्शन बी है और दूसरा ऑप्शन डी है। जब इन कर रहा है उस समय स्ट्रेट लाइन का 2 ऑप्शन है, बी और डी। फाइनली डिक्रीज करना है ये पता है। इस ऑप्शन में क्या बोल रहा है, बीच में कांस्टेंट भी रहा है, इस ऑप्शन में बोला है कहीं नहीं कांस्टेंट रहा है, बढ़ा और फिर तुरंत घटना शुरू हो गई। इसमें क्या बोला, बढ़ा, कुछ देर तक कांस्टेंट रहा और फिर क्या हो गया, घटने लगा। अच्छा क्या होना चाहिए, वेरिएशन देखो, इसका लेंथ क्या है, एल है, और इसका लेंथ भी क्या है, एल है। तो एक ही टाइम ये कम्प्लीटली इनसाइड आएगा, जस्ट मोमेंटरली आएगा। पहले अंदर जा रहा है, अंदर जाते 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 एक टाइम में क्या हो गया, पूरा का पूरा अंदर आ गया। उसके बाद फिर क्या होगा, फिर तुरंत बाहर निकलने लगेगा, क्योंकि इसका लेंथ और इसका लेंथ क्या है, इक्वल है। हाँ, वो किस केस में ये वाला ग्राफ हो सकता था बताओ। हाँ, क्यूब का जो लेंथ या एज होता है वो बड़ा होता है, ठीक है, तब। और इवन छोटा होता है तो भी, इवन छोटा होता है तो भी, ठीक है, दोनों केस में आता है। मतलब क्यूब के अंदर पूरा चार्ज को कुछ देर तक रहना है, कांस्टेंट रहना है, तभी जाके हो पाएगा, ठीक है। मतलब ये कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन डी।